गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो और आज है 19 अप्रैल 2019। तो 19 अप्रैल 2019 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झीलें मिली है। तो कौन सा ग्रह है? तो आपको पता होगा टाइटन किसका एक उपग्रह है, यह है शनि का। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झीलें मिली है। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से जुटाए गए डाटा की मदद से वैज्ञानिकों को यह पता चला है। तो कौन सा अंतरिक्ष यान है वो है कैसिनी, जिसकी मदद से यह पता चला है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल जो 131 फीट ऊंचा है, इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है? यह है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। अभी हाल ही में ये एयरपोर्ट बहुत ही चर्चे में रहा है। तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट बने दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल, इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 131 फीट। एयरपोर्ट के एक हिस्सा पहले करीब 4 साल से नवीनीकरण किया जा रहा है एक हिस्से का, और इसी नवीनीकरण के रूप में यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। कितना? 8,000 करोड़ रुपए। और इसी रुपयों के खर्चों में से एक आपका ये सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है जो अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कितने सीटों के लिए मतदान 18 अप्रैल को शुरू हो गया? यानी 18 अप्रैल को 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितने सीटों के लिए मतदान हुआ? तो ये टोटल 95 सीटों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फिर एक नया शक्तिशाली आयुधों से युक्त हथियार का परीक्षण किया? यानी एक बहुत ही जो शक्तिशाली मिसाइल है उसको फिर से परीक्षित किया गया है। किसके द्वारा? तो यह है उत्तर कोरिया के द्वारा। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक समझौता चल रहा है परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर, लेकिन उस वार्ता के अवरुद्ध करके फिर से उत्तर कोरिया ने इस आयुध से युक्त हथियार का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुष के कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया? यह है 65 किलोग्राम के कैटेगरी में। तो भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया। इन्होंने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल किया। तो आपको नाम याद रखना चाहिए, बजरंग पुनिया ये एक पहलवान है। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का नाम शामिल है? इसमें शामिल है मुकेश अंबानी का। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। इनको टाइम पत्रिका ने 100 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों में से या प्रभावशाली लोगों की सूची में से शामिल किया है। भारत में LGBTQ अधिकारियों की कानूनी लड़ाई की अगुवाई करने वाले अरुंधति काटजू, ये नाम आप याद रखना, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो टोटल 3 लोग इसमें शामिल हुए, मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, इन 3 लोगों को शामिल किया गया है सबसे 100 प्रतिभाशाली लोग जो वर्ल्ड के हैं टाइम्स पत्रिका के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत और वियतनाम के मध्य संपन्न हुए दूसरे नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के किस समुद्री जहाज को शामिल किया गया था? भारत और वियतनाम के बीच में एक नौसैनिक युद्धाभ्यास अभी संपन्न हुआ, उसमें भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ था? यह है INS कोलकाता। कौन सा? INS कोलकाता। तो अभी भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते समुद्री जुड़ाव की पृष्ठभूमि को देखते हुए भारतीय नौसेना ने 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक कैमरन की खाड़ी में, ठीक है,
वियतनाम में, जो वियतनाम में ही स्थित है। कैमरन की खाड़ी, आप याद रखना कहाँ हुआ था ये युद्धाभ्यास, वियतनाम में हुआ था, कैमरन की खाड़ी में। ठीक है, भारतीय नौसेना और वियतनाम के पीपुल्स नेवी, वहां के नेवी का नाम है पीपुल्स नेवी। ठीक है, वियतनाम के पीपुल्स नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास हुआ और इसका दूसरा संस्करण था ये। ठीक है, आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से आईएनएस कोलकाता ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि नासा के किस मिशन द्वारा पता लगाया गया कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर मीथेन की गहरी झीलें मौजूद है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था, कौन सा है ये है कैसिनी। कैसिनी शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर जो मीथेन का झील का पता लगा है, यह डाटा जुटाया गया है कैसिनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना नदी को दूषित करने वाली 46 औद्योगिक इकाई के साथ साथ अदर 378 को भी नोटिस दिया गया है। यानी क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 46 औद्योगिक इकाई को, उस स्थान के औद्योगिक इकाई यानी उस स्थान के इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया गया है और उसके साथ साथ राज्य के अदर 378 इंडस्ट्रीज को भी नोटिस जारी किया गया है। तो वो कौन सा जगह है, वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम की 46 इकाई सहित राज्य के 378 औद्योगिक इकाइयों को यमुना नदी में दूषित पानी छोड़कर उसे प्रदूषित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद करने का नोटिस भेजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस, रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कौन सा, रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका होस्ट कौन था, तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इसका होस्ट था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और वियतनाम के बीच 13 से 16 अप्रैल 2019 को कैमरन खाड़ी वियतनाम में आयोजित होने वाले नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि नौसैनिक अभ्यास हो रहा है जो इंडिया और वियतनाम के बीच में, उसमें भारत का आईएनएस कोलकाता पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि उस अभ्यास का नाम क्या था। उसका नाम था INVPN बायलेट एक्स, INVPN बायलेट एक्स। अगर इसको आप एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी वियतनाम पीपल्स नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज। तो मैंने आपको बताया था कि वियतनाम के नेवी का नाम क्या है, यह है वियतनाम पीपल्स नेवी, और इंडियन नेवी को हम लोग इंडियन नेवी बोलते हैं। तो इस दोनों के बीच बायलेटरल एक्सरसाइज था, इसलिए INVPN बायलेट एक्स इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़े कदम में देश के पेट्रोल पंप मालिकों ने 18 अप्रैल 2019 से पूरी तरह से कैशलेस होने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, वो है गुवाहाटी। तो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़े कदम को उठाते हुए गुवाहाटी के पेट्रोल पंप मालिकों ने 18 अप्रैल 2019 से पूरी तरह से कैशलेस होने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटियों को समुद्र तल से 7028 मीटर ऊपर एक चीनी शिविर में इको फ्रेंडली शौचालय मिलेगा। यानी किस चोटी पर एक इको फ्रेंडली शौचालय बनाया जा रहा है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर कचरे की समस्या से निपटने के लिए चल रहे अभियान में समुद्र तल से लगभग 7028 मीटर ऊपर एक चीनी कैंपिंग की जगह एक इको फ्रेंडली शौचालय मिलेगा। ठीक है, दशकों से जारी वाणिज्यिक पर्वतारोहण ने माउंट एवरेस्ट को दुनिया के सबसे ऊंचे कूड़ेदान में बदल दिया है, क्योंकि वहां पे जो भी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो सब कूड़ा वहीं फेंक के आते हैं, वो लोग वापस तो लेकर आएंगे नहीं। इसके कारण से बहुत बड़ा कूड़ादान वहां पे बन गया है। अब इससे निपटने के लिए जो शौचालय है वो बनाया जा रहा है, ताकि इस मानव अपशिष्ट को इकट्ठा करके वो आसानी से डिस्पोज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G उपयोग के लिए लैब लॉन्च किया है। तो किसने एक लैब लॉन्च किया है जो 5G के उपयोग को आसान बनाएगा। तो वो कौन सा है, वो है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G यूज केसेस लैब शुरू किया है।
ठीक है। ब्लॉकचेन के साथ 5G तकनीक को बैंक द्वारा प्रगतिशील रूप में अपनाया जाना है और अपनाया जाएगा इन फ्यूचर। तो इसको देखते हुए इस लैब को तैयार किया गया है। किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, जिसे विश्व धरोहर दिवस के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को हर वर्ष, ठीक है। 18 अप्रैल को वार्षिक रूप से स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको IDMS भी बोलते हैं, IDMS के रूप में मनाया जाता है और इसको विश्व धरोहर दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यह दिवस हमारे देश में सुंदर स्थानों या विरासत स्थलों के बारे में नागरिकों को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। और 2019 का जो थीम था वो क्या था? वो था रूरल लैंडस्केप्स, ठीक है, रूरल लैंडस्केप्स, ये था 2019 का थीम, ठीक है। और इसको मनाया जाना चालू कब से हुआ? तो ये हुआ 18 अप्रैल 1982 से, ठीक है। 18 अप्रैल 1982 से, या इसको याद करके बोल सकते हो आप कि 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको बोलते हैं ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इसको प्रस्तावित किया गया था 18 अप्रैल 1982 को, ठीक है। और उसी के याद में हम लोग 18 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाते हैं? विश्व धरोहर दिवस। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने अप्रैल 2019 में किस पर जीवन भर के लिए फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन है वो है जोस मारिया मारीन। तो ये ब्राजील के फुटबॉलर है, ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी फुटबॉलर अभी प्रेजेंट में ये नहीं खेलते हैं, ठीक है। ये फुटबॉल परिसंघ यानी ब्राजील के फुटबॉल परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष जोस मारिया मारीन है। इन पर जीवन भर के लिए फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक टीम ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए एंटीबायोग्रामोस्कोप नामक एक उपकरण विकसित किया है? ये मैंने कल आपको बताया हुआ था। वो कौन सा विश्वविद्यालय है? वो है अन्ना विश्वविद्यालय, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल क्वाई यूसुफ। कौन है? अब्दुल क्वाई यूसुफ। अब देखो, ये तो आपका क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष अभी हैं अब्दुल क्वाई यूसुफ, लेकिन आपको यहाँ से और कुछ पॉइंट्स है जो जानना है। वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ? ये हुआ 1945 में। कब हुआ? 1945 में। टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स हैं 193, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है द हेग, जो है नीदरलैंड में स्थित। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। आपको देश भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा किस देश में है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, द हेग ये है नीदरलैंड में, तो हेडक्वार्टर हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। अब दूसरा चीज जो इससे इंपॉर्टेंट है वो है इससे जज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जज कितने होते हैं? 15 होते हैं। और एक जज का टेनर कितना होता है? ये होता है 9 वर्ष। टेनर यानी जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, जो पोस्ट पे वो बने रहेंगे। कितने साल? 9 साल, यानी 9 ईयर्स वो लोग बने रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये इंग्लिश प्लस फ्रेंच। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंग्लिश प्लस फ्रेंच, ठीक है। और ये कैसे काम करता है? तो यूएन चार्टर पे बेसिस पे काम करता है। जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से जो यूएन है, यूएन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएन चार्टर, ठीक है। और एक और चीज, इधर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको पता रहना चाहिए कि आर्टिकल 9 में क्या है। आर्टिकल 9 में, यूएन चार्टर के आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि कोई भी 2 जज एक टेनर मतलब एक टाइम पीरियड में
कोई भी 2 जज एक देश से नहीं चुना जाएगा इसका, ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 9 में। तो ये भी आप याद रखना, क्या कहा गया है कि 2 जज एक ही देश से नहीं हो सकते हैं एक बार में, ये कहा गया आर्टिकल 9 यूएन चार्टर के आर्टिकल 9 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का नया महानिदेशक चुना गया है? WHO का नया महानिदेशक अभी किसे चुना गया है? तो ये है, अभी नहीं चुना गया, ये पुराने हैं, 2017 में शायद इनको चुना गया था, ठीक है। तो कौन है ये है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। क्या है नाम इनका? टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये कौन है? ये है WHO के महानिदेशक। अब WHO के महानिदेशक के बारे में आपने देख लिया। देखो जो अभी प्रेजेंट में वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ स्टैटिक पार्ट्स फिर उसी तरह से WHO के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन WHO का गठन कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948, आप डेट के साथ याद रखना, ठीक है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 इस दिन इसका गठन हो गया। और इसमें जो टोटल मेंबर्स तभी थे वो कितने थे? वो थे 61। कितने मेंबर्स थे? 61 मेंबर्स थे जब इसका गठन हुआ था तो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। और अभी एट प्रेजेंट इसमें टोटल मेंबर्स हैं 194, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि WTO के अध्यक्ष कौन है? WTO के अध्यक्ष, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WHO का फुल फॉर्म क्या था? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं रॉबर्टो एज़वेडो। कौन है? रॉबर्टो एज़वेडो इसके अध्यक्ष हैं। अब यहां से आपको WTO के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हो गया था 1995 में। आपको पता होना चाहिए कि WTO से पहले एक एग्रीमेंट था, उसका नाम था GATT, GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका गठन हो गया था 1947 में। और ये बस एक समझौता था ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अब इसी को चेंज करके एक मूर्त रूप दिया गया, वो 1995 में दिया गया, जिसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 164 टोटल मेंबर्स हैं इसमें, 164। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और एक और चीज आपको यहाँ से याद रखना है कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका इंग्लिश प्लस फ्रेंच प्लस स्पेनिश, ठीक है। ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो मैंने 2 चीजों का आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बताया, एक WTO का जो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश है, और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर। उसका सही आंसर है मोहम्मद इश्तिया। मोहम्मद इश्तिया मैंने पूछा था फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, तो ये किया गया है मोहम्मद इश्तिया को। अब आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको आपको कमेंट में आंसर करने हैं वो ये है कि ग्रीनम एनर्जी ने अपना पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया है? ग्रीनम एनर्जी के द्वारा पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र आपको कमेंट में बताने हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के समय बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।